देखिए मैं कल आपको बता रहा था काउंटर करंट मैकेनिज्म इन नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अंदर काउंटर करंट मैकेनिज्म किस तरह से काम करता है, और ये मैं आपको पिछले पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था ये काउंटर करंट होता क्या है। काउंटर का मतलब जो है वो अपोजिट है, करंट का मतलब फ्लो है। अब दो किस्म का काउंटर करंट जो है वो किडनी के अंदर होता है। एक होता है काउंटर करंट मल्टीप्लाई इन द लूप ऑफ हेनले, और दूसरा होता है काउंटर करंट एक्सचेंज बाय वेजा रेक्टा। इसको मैं एक दफा फिर आपको थोड़ा सा ही बता देता हूँ। देखो, अब मैंने आपको कल भी जो है वो बता दिया था, ये एक नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन का ये बोमेन कैप्सूल है। बोमेन कैप्सूल के बाद आपको पता है ये जो इस बोमेन कैप्सूल के बाद स्टार्ट हो जाता है ये प्रोक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल है, और उसके बाद ये फिर ये लूप ऑफ हेनले है। लूप ऑफ हेनले है, ये देखें ऐसे ये थोड़ा थोड़ा पर ये लूप ऑफ हेनले दोबारा कॉर्टेक्स में चला गया, और ये है डिस्टिल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल। और डिस्टिल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल ओपन किस में हो रही है, ये ओपन होती है कलेक्टिंग डक्ट में। ये क्या है, ये कलेक्टिंग डक्ट है। अब अगर मैं इसको ऐसे एक बाउंड्री एक लाइन दे दूं इसको यहाँ से, तो आपने याद रख, ये किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन मौजूद होता है, ये ऊपर वाला पार्ट कॉर्टेक्स है किडनी का, और ये नीचे वाला पार्ट क्या है, ये है मेडुला। ये देखें लूप ऑफ हेनले, और ये कलेक्टिंग डक्ट कहाँ है, ये है मेडुला के अंदर। फिर हमने पढ़ा था कि सबसे पहले जो है वो, इसी चीज को दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कि एफरेंट आर्ट्यूल्स आती है और ये कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है जिसको ग्लोमेरुलस कहते हैं, और ग्लोमेरुलस से दोबारा ब्लड बाहर जो निकलता है वो इफरेंट आर्ट्यूल्स के जरिए निकलता है। फिर क्या होता है कि इस वाटर ब्लड के अंदर से वाटर, सॉल्ट, यूरिया, ये सब चीजें किस में आ जाती हैं, ये आ जाती हैं बोमेन कैप्सूल में। फिर मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमारे ब्लड का जो ऑस्मोलरिटी जो हमारे ब्लड की होती है, मतलब ब्लड के अंदर आयन की जो कंसंट्रेशन है वो है 300 मिली ऑस्मोलरिटी पर लीटर। यानी 1 लीटर के अंदर 300 आयंस जो होते हैं, आयंस जो है वो मौजूद होते हैं। इसका मतलब है ये ऑस्मोलरिटी। अब क्या होता है कि 300 होती है, तो यही जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है, इसमें उसमें वाटर भी आता है, वाटर के साथ सॉल्ट भी आते हैं। तो इसके अंदर भी जो ऑस्मोलरिटी होती है वो भी 300 ही होगी, क्योंकि इस वाटर और सॉल्ट दोनों ही आ रहे हैं। फिर क्या होता है, प्रोक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल में क्या होता है कि वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाता है, सॉल्ट भी रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, और ग्लूकोज तो 100% रीअब्सॉर्ब होता है, अमाइनो एसिड भी रीअब्सॉर्ब होता है। लेकिन यहाँ फिर जो ऑस्मोलरिटी जो है वो फिर 300 ही होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर वाटर रिमूव हुआ है तो उसके साथ सॉल्ट भी गए, दोनों चीजें गई हैं। अगर वाटर ज्यादा चला जाता तो ये हाइपरटोनिक हो जाता, अगर सॉल्ट ज्यादा चले जाते तो ये हाइपोटोनिक हो जाता। आपको कॉन्सेप्ट पता होगा हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, में आपको बता चुका हूँ पहले भी। तो लेकिन दोनों चीजें जा रही हैं तो वो 300 ही मेंटेन रहेगी। यानी ये फिल्ट्रेट जो होगा जब ये डिस्टिल कन्विलेटेड प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल तक आइसोटोनिक होगा। आइसोटोनिक का मतलब ये होगा कि बाहर जो है वो अगर 300 है, क्या कहना चाहिए, ब्लड के अंदर अगर ऑस्मोलिटी 300 है तो इसके अंदर भी 300 ही होगी। लेकिन क्या होगा जब डिस्टिल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल में ये आएगा, ये फिल्ट्रेट कहाँ पर आएगा, जब ये फिल्ट्रेट आता है किसमें, डिस्टिल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल में जब फिल्ट्रेट आता है। देखें अभी फिल्ट्रेट यहाँ से मूव करना शुरू हुआ, पहले इधर आया, इधर से रीअब्जॉर्प्शन हो गई, फिर ये फिल्ट्रेट आ गया अब ये डिस्टिल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल। जब ये फिल्ट्रेट डिस्टिल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल में आता है तो इसके अंदर से क्या होता है, इसके अंदर से वाटर रीअब्सॉर्ब होता है। इसके अंदर से क्या रीअब्सॉर्ब होता है, वाटर। देखिए यहाँ से वाटर रीअब्सॉर्ब हो गया, तो पहले 300 थी ऑस्मोलरिटी, क्योंकि वाटर गया है सॉल्ट नहीं गए, अब सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी, वाटर की कंसंट्रेशन कम है, तो ये कितना हो जाएगी ऑस्मोलरिटी, 600 हो जाएगी। फिर मजीद जब ये नीचे जाएगा, मजीद जब ये नीचे जाएगा फिल्ट्रेट, तो इसमें से फिर वाटर एब्जॉर्ब होगा, फिर वाटर इसमें से निकल गया। अब इसकी जो ऑस्मोलरिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, 600 से 900 हो गई। फिर मजीद ये नीचे जाएगा, मजीद जब ये नीचे जाएगा तो और इसमें से वाटर निकलेगा, और वाटर इसमें से जब निकल जाएगा तो इसकी ऑस्मोलरिटी क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी ऑस्मोलरिटी 1200 तक पहुंच जाएगी। अब ये इतना, क्योंकि वाटर यहाँ पर ज्यादातर निकल गया है।
लेकिन क्या होगा कि जब ये जो है वो फ़िल्ट्रेट कहाँ पर जाएगा, जब ये फ़िल्ट्रेट मूव करता हुआ असेंडिंग लिम्ब में जाएगा, तो असेंडिंग लिम्ब में क्या लगे हुए होते हैं, सोडियम और क्लोरीन के पंप लगे हुए होते हैं, सोडियम पंप। वो क्या करते हैं, सोडियम और इसके अंदर जो सोडियम और क्लोरीन होता है, क्लोराइड जो होते हैं, सॉल्ट जो होता है, उसको क्या करता है, ये इसको निकाल कर जो है वो बाहर निकाल देता है। यहाँ से क्या निकल गया, यहाँ से सोडियम निकला और क्लोरीन भी निकला। जब यहाँ से सोडियम और क्लोरीन निकलेगा तो इसकी ऑस्मोलरिटी दोबारा क्या हो गई, 900, क्योंकि अब सॉल्ट निकल रहा है। जब अब यहाँ पर जो था, इस जगह पर जो है वो फिल्ट्रेट जो है वो इस जगह पर, क्योंकि वाटर निकल रहा है तो फिल्ट्रेट हाइपरटोनिक हो गया। क्या हो गया ये, हाइपरटोनिक। यानी 300 से जब ऑस्मोलरिटी बढ़ रही है, ज्यादा हो रही है, तो ये हाइपरटोनिक हो गया। और फिर ये क्या कहना चाहिए, 1200 से जब कम होगी तो फिर ये दोबारा हाइपोटोनिक हो जाएगा, वही वाला। अब देखें यहाँ से 900 हो गई, फिर और ऊपर जाएगा तो और ज्यादा निकलेगा, फिर सोडियम क्लोराइड और निकले तो ये 600 हो गया, फिर ऊपर गया तो और सोडियम और क्लोरीन यहाँ से पंप होके बाहर फेंक दिए, तो दोबारा ये 300 पर आ गया। अब ये जो चीज मैंने आपको पूरी बताई है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाली जगह जो है, ये जो मैंने भी आपको बताया, इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं काउंटर कर मल्टीप्लर बाय लूप ऑफ हेनरी। अब आपकी बुक में जो कुछ लिखा हुआ है, अपनी बुक देख लें, मैं आपकी बुक को रीड करता जाता हूँ और आपको ये पॉइंट समझाता जाता हूँ। देखें आपकी बुक में पेज नंबर 17 पर देखें, दिस काउंटर करंट मल्टीप्लर इज इन्वॉल्व इन डेवलपिंग कंसंट्रेशन ऑफ आयंस अक्रॉस मेडुला। अब देखें, ये लूप ऑफ हेनले के बाहर वाले एरिया को हम क्या कह रहे हैं, मेडुला कह रहे हैं। और इस काउंटर करंट मल्टीप्लायर की वजह से क्या हो रहा है, ये जो आयंस निकल रहे हैं सोडियम और क्लोरीन के, ये कहाँ जमा हो रहे हैं, ये मेडुला के अंदर जमा हो रहे हैं, अक्रॉस मेडुला। यानी मेडुला के चारों तरफ यहाँ पर जो है ये आयंस जो है वो क्या हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं। तो यही बात ये कह रहा है कि काउंटर करंट मल्टीप्लायर इज इन्वॉल्व इन डेवलपिंग कंसंट्रेशन ऑफ आयंस अक्रॉस द मेडुला while passing of, अब दूसरी बात कह रहा है कि while passing of isotonic filtrate through the descending limb। मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर जब फिल्ट्रेट होगा, यानी जब ये descending limb में फिल्ट्रेट दाखिल होगा तो ये आइसोटोनिक होगा। मतलब अंदर और बाहर सॉल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन बराबर बराबर होगी तो क्या होगा, ये आइसोटोनिक होगा। कहता है जब ये आइसोटोनिक जो है वो फिल्ट्रेट दाखिल होता है किसमें, descending limb में। While passing isotonic filtrate through the descending limb, the reabsorption of water turned the filtrate gradually hypertonic। कहता है यहाँ पर वाटर रीएब्जॉर्ब होता है, फिर descending limb में क्या रीएब्जॉर्ब हो रहा है, वाटर। और वाटर जब रीएब्जॉर्ब होता है तो ये फिल्ट्रेट ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, देखें पहले 300, फिर 600, फिर 900, फिर 1200, ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाता है, हाइपरटोनिक होना शुरू हो जाता है। मैंने कहा ना 300 से ज्यादा जब ऑस्मोलिटी होगी तो वो क्या होगा, वो हाइपरटोनिक होगा, इसमें से वाटर एब्जॉर्ब होगा। तो जैसे जैसे ये नीचे की तरफ जाएगा तो ये फिल्ट्रेट क्या होना शुरू हो जाएगा, ये फिल्ट्रेट हाइपरटोनिक होना शुरू हो जाएगा। Subsequently मतलब बाद में, in the ascending limb, the sodium and chloride ion are actively removed from the filtrate। और कहता है यहाँ इस जगह पर, यहाँ पर, यानी ये जो ascending limb है, इसमें क्या होगा, जब ascending limb से filtrate जाएगा तो एक्टिवली यानी एनर्जी इस्तेमाल करके इसमें से सोडियम और क्लोराइड आयन जो है वो क्या हो जाएंगे, वो रिमूव हो जाएंगे। सोडियम और क्लोराइड आयन जो है वो निकल जाएंगे, सोडियम और क्लोराइड आयन जो है वो रिमूव हो जाएंगे, removed from the filtrate, thus reducing the hypertonicity and turning it into hypotonic। यानी इसकी हाइपरटोनिसिटी खत्म कर देते हैं। अब यहाँ से क्योंकि सॉल्ट निकल गया तो वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, तो यहाँ पर ये हाइपरटोनिक हुआ, लेकिन यहाँ पर अब दोबारा क्या हो गया, यहाँ पर ये दोबारा हाइपोटोनिक हो गया। यानी दोबारा अब यहाँ पर जो है वो वाटर की कंसंट्रेशन सॉल्ट के मुकाबले में क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर सॉल्ट जो है वो रिमूव हुआ है, यहाँ पर वाटर रिमूव नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद कहता है द सोडियम एंड क्लोराइड आयंस रिमूव फ्रॉम द असेंडिंग लिम्ब स्लोली डिफ्यूज बैक इनटू द असेंडिंग लिम्ब। कह रहा है यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन आयन जो रिलीज हो रहे हैं किस तरफ डिफ्यूज हो जाते हैं, ये असेंडिंग लिम्ब की तरफ चले जाते हैं, डेसेंडिंग लिम्ब, सॉरी, बैक टू द डेसेंडिंग लिम्ब, या डेसेंडिंग लिम्ब की तरफ चले जाते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है द सोडियम एंड क्लोराइन आर रिमूव फ्रॉम द असेंडिंग लिम्ब। ये जो असेंडिंग लिम्ब से रिमूव है, यानी सोडियम और क्लोराइड जो कहाँ से रिमूव हुए हैं, जो रिमूव है असेंडिंग लिम्ब से, स्लोली डिफ्यूज बैक
इन द descending limb, और वो किस तरफ चले जाते हैं, वो चले जाते हैं ये descending limb की तरफ। अब यही तो होता है ना, जहाँ पर सॉल्ट ज्यादा होता है तो वाटर उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पर जब सोडियम और क्लोराइड ज्यादा होते हैं तो वो वाटर को अपनी तरफ क्या कर रहे होते हैं, अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो वाटर इस वजह से निकल कर कहाँ आ जाता है, वाटर निकल के बाहर चला जाता है। यहाँ पर तो एनर्जी इस्तेमाल नहीं हो रही, यहाँ तो ऑस्मोसिस के जरिए वाटर जो है वो क्या जा रहा है, यहाँ बाहर की तरफ रिमूव हो रहा है। दिस मेंटेन हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इन द इनर मेड्यूला। ये जो नीचे मेड्यूला जो होता है, मेड्यूला का ये जो साइड है, जो इनर मेड्यूला है, इसमें ज्यादातर जो सोडियम और क्लोरीन जो जमा होते हैं, या इसकी कंसंट्रेशन जो ज्यादा हो जाती है, वो किसकी वजह से होती है, इसी की वजह से होती है। यहाँ से जो सोडियम निकलता है, वही सोडियम आकर यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर जमा हो जाता है। Due to hypertonic environment, almost 90% of water of the filtrate is reabsorbed। कहता है क्योंकि ये हाइपरटोनिक होता है, यहाँ पर सॉल्ट बहुत ज्यादा होता है बाहर, तो इस वजह से 90% वाटर जो है वो क्या हो जाता है, वो रीएब्सॉर्ब हो जाता है। As a consequence, urine pass outside the body is hypertonic to the body fluid। यही वजह होती है कि हमारा जो यूरिन जो पास होता है वो हमारे बॉडी फ्लूइड के मुकाबले में हाइपरटोनिक होता है, यानी बॉडी फ्लूइड के मुकाबले में उसमें पानी कम होता है। मैंने पहले भी बात बताई थी, एक दिन के अंदर 180 लीटर जो है वो आपका ये फिल्ट्रेट में वाटर होता है, लेकिन 180 लीटर आप यूरिन तो पास नहीं करते हो ना। वो क्यों पास नहीं करते हो, कि 90 या 90% जो है वाटर उसमें से क्या हो जाता है, दोबारा रीएब्सॉर्ब हो जाता है। ये तो कौन सा हुआ, इसी को हम कह रहे हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर बाय लूप ऑफ हेनले। ये है काउंटर करंट मल्टीप्लायर बाय लूप ऑफ हेनले। अब इसके बाद एक और चीज देखें, मैंने दूसरा काउंटर करंट भी बताया था, जो कि क्या था, वो था काउंटर करंट मल्टीप्लायर बाय वाजा रेक्टा। अब आप एक चीज देखो कि सोडियम और रिलीज हो रहा है, लेकिन इसको मेंटेन करके, अब देखो यहाँ से वाटर निकल रहा है, ये जब अगर वाटर बाहर निकल रहा है, तो वाटर अगर यहाँ ज्यादा हो, निकल के जब बाहर आ जाएगा, तो वाटर तो दोबारा इसको हाइपोटोनिक कर देगा ना मेडुला को, क्योंकि इतना सारा वाटर बाहर आएगा तो वो भी तो इसको हाइपोटोनिक करेगा। अब ये वाटर किस तरीके से दोबारा ये हाइपोटोनिक किस तरह से रहता है, तो उसके लिए मैंने आपको पहले बताया कि इसके साथ लूप ऑफ हेनले के साथ एक ब्लड वेसल्स लूप ऑफ हेनले के साथ चल रही होती है ऐसे, और इस ब्लड वेसल्स को हम क्या कहते हैं, इस ब्लड वेसल को हम कहते हैं वाजा रेक्टा। ये जो लूप ऑफ हेनले के साथ ब्लड वेसल चल रही है, इसको क्या कहते हैं, वाजा रेक्टा कहते हैं। ये वाजा रेक्टा बेसिकली क्या करती है, यहाँ पर एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज का मतलब क्या है, कि मेडुलरी सेल या ये जो इसके नेफ्रॉन के जो सेल्स होते हैं, इसको क्या देती है, इसको देती है ये ऑक्सीजन। इनको क्या देती है ये, इनको एक तो ऑक्सीजन देती है, और दूसरा न्यूट्रिशन देता है इसका ब्लड, और इसके साथ साथ क्या करता है, वाटर रीअब्सॉर्ब कर लेता है। एक्सचेंज हो रहा है ना, इसको काउंटर कर, अब इसको कहेंगे काउंटर करंट एक्सचेंज। मतलब इसने क्या किया, जो मेडुलरी सेल्स थे या जो नेफ्रॉन के सेल्स थे, इनको क्या दिया, इनको ऑक्सीजन दी, और उसके साथ क्या दिया, इनको फूड दिया ब्लड ने, और इसके बदले में इनसे क्या ले लिया, यहाँ से वाटर जो है वो रीअब्सॉर्ब कर लिया। ये वाटर जब रीअब्सॉर्ब कर लेता है तो उसका फायदा ये होता है कि मेडुला जो है वो हाइपरटोनिक रहता है। हाइपरटोनिक होगा तो वो वाटर दोबारा एब्जॉर्ब करेगा ना। अगर इतना ज्यादा पानी पहले से होगा तो आपने ऑस्मोसिस का प्रोसेस पढ़ा हुआ है, तो ये दोबारा वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। सो दिस वाज, अब मैं आपको नीचे वाली लाइन भी जो है वो रीड कर देता हूँ। द अदर काउंटर करंट सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ वाजा रेक्टा। दूसरा जो काउंटर करंट सिस्टम है वो किस पर कंसिस्ट है, वो वाजा वाजा रेक्टा पर कंसिस्ट है। द ब्लड वेसल्स दैट रन पैरेलल टू द लूप ऑफ हेनले। अब क्या कहता है कि वाजा रेक्टा क्या है, ये ब्लड वेसल है जो कि लूप ऑफ हेनले के पैरेलल चल रही है, यानी उसके साथ साथ जो है वो चल रही है। ओनली अबाउट 1% ऑफ द ब्लड दैट फ्लो थ्रू द किडनी passes थ्रू द वाजा रेक्टा एट अ वेरी स्लो स्पीड। कहता है सिर्फ जितना भी ब्लड होता है किडनी में, सिर्फ 1% ब्लड जो है वो किस में से गुजरता है, वाजा रेक्टा में से गुजरता है, और बहुत स्लो स्पीड में से गुजरता है। क्यों स्लो स्पीड में से गुजरता है, ताकि आराम से इसको ऑक्सीजन और फूड दे, और आहिस्ता आहिस्ता वाटर को भी एब्जॉर्ब करता रहे। थ्रू द स्लो स्पीड में जो है वो गुजरता है। अच्छा, उसके बाद कहता है कि द ब्लड सप्लाई टू द वेजा रेक्टा प्रोवाइड सफिशिएंट न्यूट्रिशन एंड नरिशमेंट एंड ऑक्सीजन टू द सेल्स ऑफ मेडुला। अब ये क्या करता है, जो ब्लड सप्लाई हो रहा है मेडुला वेजा रेक्टा में से, जो ब्लड फ्लो कर रहा है, ये ब्लड क्या देता है, ये ब्लड बेसिकली जो है वो मेडुलरी सेल्स को जो है वो ऑक्सीजन देता है और नरिशमेंट यानी फूड देता है, और उसके बदले में क्या करता है, टेक अवे द वाटर
एब्जॉर्ब फ्रॉम द फिल्ट्रेट, और यहाँ फिल्ट्रेट से जो वाटर एब्जॉर्ब हुआ था उस वाटर को जो है वो ले लेता है, यानी एक्सचेंज हो रहा है। ये उसको मेडुलरी सेल्स को या उस जगह को जो है वो क्या दे रहा है, फूड और नरिशमेंट दे, यानी ऑक्सीजन दे रहा है, और उसके बदले में वहां से वाटर को क्या कर रहा है, रीअब्सॉर्ब कर रहा है, विदाउट अफेक्टिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट ऑफ मेडुला। यानी मेडुला की अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को इतनी चेंज नहीं होती, यानी वो हाइपरटोनिक होता है तो फिर वो क्या रहता है, वो हाइपरटोनिक ही रहता है। तो ये दो तरह का मैंने अभी आपको जो है वो काउंटर करंट एक्सचेंज, काउंटर करंट मैकेनिज्म बताया। एक काउंटर करंट मल्टीप्लर था, और एक था बाय लूप ऑफ हेनले, और एक था काउंटर करंट एक्सचेंज बाय वाजा रेक्टा। क्लियर हुआ ये कुछ स्टूडेंट? इसमें से क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर होगा ना, क्वेश्चन करें इसमें से, जो आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो करें, ताकि आपको ये क्लियर हो इसका कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम नेक्स्ट सर टॉपिक, जी जी पूछें। सर आपने 300 मिली ऑस्मोलिटी का जो ऑस्मोलिटी कॉन्सेप्ट बताया, बताया हाँ हाँ, जी जी। तो सर इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा। मैं अभी इसी का कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ आपको, चलो यहाँ आ जाते हैं। अभी मैं इसका कॉन्सेप्ट क्लियर, देखो हमारे पास आपको पता है कि एक आर्टरी होती है, चलो ये आर्टरी हो गई, कोई भी कहीं पर भी एक आर्टरी आर्टरी, फिर आर्टरी या आर्ट्यूल में डिवाइड होकर वो किस में डिवाइड हो जाती है, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कैपिलरीज में। वो किस में डिवाइड हो गई है, कैपिलरीज में। और कैपिलरीज मिलके वैन बना लेती हैं। उस वाले वो जो किडनी के अंदर था वहां थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन यहाँ पर किडनी मिलकर, और ये हमारे बॉडी के क्या हैं, ये हम नीचे जो मैं बना रहा हूँ ये हमारी बॉडी के टिश्यूज या सेल्स हैं। अब हमारी बॉडी के सेल्स के दरमियान में, हमारी बॉडी के सेल्स के दरमियान में जो फ्लूइड भरा हुआ होता है, सेल्स के दरमियान में जो फ्लूइड होता है, जैसे मैं यहाँ बना देता हूँ, देख लें, ये हमारी बॉडी के सेल्स हैं, और इन सेल्स के चारों तरफ जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। ये जो मैं येलो येलो बना रहा हूँ, इसको आप इंटरस्टिशियल फ्लूइड कह लें, या आप इसको टिश्यू फ्लूइड भी कह सकते हैं, सही है ना। अब क्या होता है कि आपके सेल्स को जो ऑक्सीजन और फूड देता है, आपके सेल्स को ऑक्सीजन और जो फूड मिलती है वो कौन लेकर आता है, ब्लड लेकर आता है। चले भाई, आर्टरीज जो है ये ऑक्सीजन चैनल लेकर आ रही है, आर्टरीज क्या है, ये आर्टरीज आई, आर्टरीज डिवाइड हो गई किसमें, कैपिलरीज में, और ये कैपिलरीज में ब्लड आ रहा है, तो ये कैपिलरीज में ये ब्लड आ रहा है। अब इस ब्लड के अंदर क्या मौजूद था, इस ब्लड के अंदर थी ऑक्सीजन। इस ब्लड में क्या थी, इस ब्लड में थी ऑक्सीजन, ये रही, ये ऑक्सीजन, ये ब्लड में ऑक्सीजन आ रही है। अब क्या होता है, ये ऑक्सीजन डायरेक्ट सेल को नहीं जाएगी, पहले ही ऑक्सीजन जाएगी किसमें, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बाद ये किसमें जाएगी, ये जाएगी बॉडी के सेल्स में। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड भी पहले जो है वो किसमें जाएगी, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, फिर कहाँ जाएगी, फिर आपके ब्लड में जाएगी। लेकिन क्या होता है, ये हमारी जो कैपिलरीज होती हैं ये परमिएबल होती हैं, परमिएबल होती हैं किसके लिए, वाटर और सॉल्ट के लिए। तो हमारे ब्लड के अंदर जो सॉल्ट की या आइंस की जो कंसंट्रेशन होती है, आइंस में क्या आ जाता है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या है, ये आइंस हैं, जिनको हम ऑस्मोलाइट्स भी कहते हैं, आइंस जो हमारे ब्लड में होते हैं। अब इन ऑस्मोलाइट्स की अगर हम अब देखें कि 1 लीटर ब्लड के अंदर कितने ऑस्मोलाइट्स होते हैं, तो 300 आइंस होते हैं एक लीटर ब्लड में। तो इसको हम कहते हैं कि हमारे ब्लड की जो ऑस्मोलिटी है वो क्या है, वो है 300। ये पता लगा कि 300 का मतलब क्या है, कि हमारे 1 लीटर, आप अपना 1 लीटर ब्लड ले लें, तो उस 1 लीटर ब्लड के अंदर जो है वो आइंस की कंसंट्रेशन कितनी होगी, आइंस की कंसंट्रेशन होगी 300, यानी सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या होंगे, 300 होंगे। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हमारे ब्लड की ये ऑस्मोलरिटी है। और ये हमारे ब्लड की ऑस्मोलरिटी यही रहनी चाहिए। अगर कम या ज्यादा होते हैं तो हमारा ऑस्मोलाइट डिस्टर्ब हो जाता है, तो हमारा ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अक्सर लोगों को होता है ना, डायरिया हो जाता है, अक्सर कहा जाता है डायरिया के बाद उनकी डेथ हो गई। डेथ क्यों हो जाती है, क्योंकि उनके ब्लड का ऑस्मोलाइट डिफरेंट में फर्क आ जाता है, बहुत ज्यादा पानी बॉडी का निकल जाता है, तो ऑस्मोलाइट में फर्क आ जाता है। अच्छा अब इधर देखो, अब देखो ब्लड की जो ऑस्मोलरिटी है वो कितनी है, वो है 300। और इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी कितनी होगी, इंटरस्टिशियल फ्लूइड की भी ऑस्मोलरिटी 300 ही होती है। क्यों, क्योंकि जब ब्लड से वाटर निकल कर आता है
यहाँ से तो उसके साथ सॉल्ट भी आ जाते हैं, तो वाटर और सॉल्ट दोनों आते हैं, तो बराबर हो जाती है ऑस्मोलरिटी, वही हो जाती है 300। अब मिसाल के तौर पे देखो ना, किसी चीज के अंदर जब आप मतलब अगर यहाँ सिर्फ वाटर आता और सॉल्ट नहीं आता, तो ऑस्मोलरिटी क्या हो जाती, कम हो जाती। आइंस की कंसंट्रेशन वाटर के मुकाबले में क्या हो जाती, कम हो जाती। मैं कहता इसकी ऑस्मोलरिटी 200 हो गई या इसकी ऑस्मोलरिटी 100 हो गई, क्योंकि आइंस तो नहीं आए, सिर्फ वाटर आया। लेकिन यहाँ से वाटर और आइंस दोनों आते हैं, तो ऑस्मोलरिटी क्या हो जाती है, यहाँ भी 300 होती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो हमारे ब्लड के आइसोटोनिक है। दोनों क्या है, दोनों आइसोटोनिक है, यानी उधर भी ऑस्मोलरिटी 300 है, यहाँ भी ऑस्मोलरिटी क्या होती है, वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भी 300 है। क्लियर हुआ ये ऑस्मोलरिटी का कॉन्सेप्ट? यस सर। इसको कहते हैं। और फिर वहां पर जो मैंने नेफ्रॉन के अंदर बताया, तो मैंने नेफ्रॉन में बताया था ना, तो उसमें मैंने बताया कि वाटर जब जिसके अंदर से जब डेसेंडिंग लिम्ब में से वाटर एब्जॉर्ब हो रहा था, तो सॉल्ट ज्यादा होगा ना। जब वाटर की कंसंट्रेशन कम हो रही है, तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन प्रोपोर्शन बढ़ेगा। जब एक चीज में से वाटर आप कम कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है उससे अगर आप कंपेयर करके देखो कंपैरिजन में, तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई। तो जब हम डेसेंडिंग लिम्ब से जब वाटर फिल्ट्रेट गुजर रहा होता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता हाइपरटोनिक होना शुरू हो जाता है, मतलब उसकी ऑस्मोलरिटी ज्यादा होना शुरू हो जाती है, मतलब उसके अंदर आइंस की कंसंट्रेशन वाटर के मुकाबले में ज्यादा होना शुरू हो जाती है। लेकिन जब असेंडिंग लिम्ब से गुजरता है, ये देखो डेसेंडिंग लिम्ब है और एक क्या था, असेंडिंग लिम्ब था, और जब असेंडिंग लिम्ब से गुजरा तो क्या एब्जॉर्ब हो गया, सोडियम और क्लोराइड। जब सोडियम और क्लोराइड एब्जॉर्ब हुआ, तो क्या हुआ, अब सॉल्ट एब्जॉर्ब हो रहा है, तो अब इसकी ऑस्मोलरिटी दोबारा क्या होना चाहिए, दोबारा ज्यादा कम होना शुरू हो गई। 1200 से फिर वो 6 पे आएगी, उस पे आखिर में कितने पर आ जाएगी, 300, और उसी तरीके से वो हाइपोटोनिक जो है वो हो जाएगी। तो आपकी बुक में इस तरह से लिखा हुआ है, इसी को हम कहते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लाई। हो गया ये? अच्छा, अब देखो वाटर जब यहां से निकला था, तो वाटर तो मेडुला मेडुला के जो मेडुला का जो ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, अगर ये मेडुला के सेल हैं, तो वाटर तो इसको हाइपोटोनिक कर देगा ना, इतना सारा वाटर निकल गया है। तो इसका सोल्यूशन क्या होता है, इसका सोल्यूशन ये होता है कि जो वाजा रेक्टा आती है ना, यहाँ पर लूप ऑफ हेनले के साथ जो वाजा रेक्टा चल रही होती है, वो ये वाटर रीएब्जॉर्ब कर लेती है। वो इस वाटर को मेडुला में छोड़ती नहीं है, वाटर को अपने साथ एब्जॉर्ब करके ले जाती है, तो हमारे ब्लड का के अंदर ही फिर जो है दोबारा ये वाटर चला जाता है। तो ये चीजें आज हमने जो है उसके अंदर देखी हैं। तो ये चीज थी आज, मेरे ख्याल से मैं आपको आज यहीं तक रखता हूँ, कल फिर मैं एडॉप्टेशन ऑफ किडनी आपको बताऊंगा। नहीं, इसमें थोड़ा फिर वो आखिर में रह जाएगा। आज फिलहाल हम यहीं तक रखते हैं अपनी क्लास में। अटेंडेंस एक दफा फिर ले लूँ, कुछ स्टूडेंट्स और भी आ गए। सर जी जी सर ये जो असेंडेड लिम्फ है, इसमें से तो ना सॉल्ट निकल रहा है, तो जी। फिर वैसा रेक्टेस में से सॉल्ट रिअब्सॉर्ब करेगी? वाजा रेक्टा सॉल्ट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। क्यों एब्जॉर्ब नहीं कर रहा सॉल्ट को? एक तो ये होता है, सॉल्ट को एब्जॉर्ब करने के लिए सोडियम पंप चाहिए, जो वेजा रेक्टा के पास मौजूद नहीं है। और फिर दूसरी चीज ये होती है कि ये सॉल्ट का तो मेडुला में जमा होने का फायदा हो रहा है ना, क्योंकि सॉल्ट जो जमा हो रहा है मेडुला के अंदर, वो क्या कर रहा है, मेडुला को हाइपरटोनिक कर रहा है। यानी मेडुला जब हाइपरटोनिक कोई चीज होती है, तो हाइपरटोनिक जो है वो वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो डेसेंडिंग लिम्ब से जो वाटर फिल्ट्रेट गुजरता है, देखो ये डेसेंडिंग लिम्ब से जब फिल्ट्रेट गुजरता है, तो इस फिल्ट्रेट में से वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाता है। इस वक्त वाटर को कौन एब्जॉर्ब करवाता है? वाटर को एब्जॉर्ब करवाते हैं सोडियम और क्लोराइड। ये पानी को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, पानी इनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा होता है। अगर ये सोडियम और क्लोराइड ना हो मेडुला में, अगर ये सोडियम और क्लोराइड ना हो, तो वाटर रीअब्सॉर्ब होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो फिर वाटर ऐसे ही सीधा से चला जाएगा, उसकी रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगी। उसकी रीअब्सॉर्प्शन होती इन सोडियम और क्लोराइड की वजह से। लेकिन अगर यहाँ पानी भी ज्यादा हो जाता, तो फिर तो ये हाइपोटोनिक हो जाता ना, फिर तो ये वाटर एब्जॉर्ब होता ही नहीं। तो इसी वजह से वेजा रेक्टा सिर्फ वाटर को एब्जॉर्ब करता है, सोडियम और क्लोराइड को एब्जॉर्ब नहीं करता। क्लियर हुआ ये पॉइंट? यस सर। तो ये कुछ चीजें यस थी, सर। जिस तरह से आपने याद करना है, मैंने आपको आपकी बुक का भी रीडिंग करके बता दी कि किस तरह से आपने किस तरह अपने अल्फाज में इसको लिख सकते हैं। या तो मैं इसको थोड़ा सा सिंपल करके लिख कर भी आपको दे दूंगा, दिखवा दूंगा आपको ये काउंटर करंट एक्सचेंज। अब ये तो आपका, क्योंकि अब जाहिर सी बात है काउंटर करंट एक्सचेंज इतना बड़ा लिखा हुआ है, तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आप काउंटर करंट एक्सचेंज इतना बड़ा तो नहीं लिखोगे ना। और अक्सर स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि जब लॉन्ग क्वेश्चन इतना लंबा लिखने बैठ जाते हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं बचता।
तो काउंटर करंट एक्सचेंज इतना ज्यादा एक्सचेंज डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली तो आपका रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन यहाँ पर खत्म हो जाता है ट्यूबुलर सिक्रीशन पे, लेकिन आपकी बुक में काउंटर करंट सिस्टम जो दिया हुआ है, सिस्टम जो दिया हुआ है, बल्कि इसको सिस्टम लिखना चाहिए था, मैकेनिज्म लिखना चाहिए था, एक्सचेंज नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ लिखना चाहिए था काउंटर करंट मैकेनिज्म। और काउंटर करंट मैकेनिज्म में फिर 2 होते हैं, इनके सिर्फ नाम लिख दें, थोड़ी थोड़ी सी इनकी एक्सप्लेनेशन दे दीजिएगा, वो आपके लिए काफी होगा, सही ना। चलें, बस फिर आज की क्लास में यहीं तक रखता हूँ, क्योंकि आगे मैं बताऊंगा तो फिर टाइम खत्म हो जाएगा, पूरा टॉपिक कवर नहीं हो पाएगा। कल मैं आगे वाले टॉपिक को फिर डिस्कस करूंगा। सही है, आज हम फिलहाल यहीं तक रखते हैं।